हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो आज का जो क्लास रहेगा वो यूनिट 10 PYQs पे रहेगा, हायर एजुकेशन। ठीक है। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन, आई एम प्रेजेंटिंग हियर MCQ सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 UGC नेट JRF। ओके। सो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना है ना। सो क्या क्या मिलता है आपको? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है फ्री नोट्स, लाइव क्लास, MCQs, PYQs, आपको प्री बुक्स का एक्सेस मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, है ना। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? जो आपको फिलर फॉर्म से मिलता है तो वो आप फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, www.ugc-net.com। ओके। सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टाइम टेबल। तो ये फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो और वहां से अभी मॉक टेस्ट से क्विज़ दे सकते हैं, है ना। सो ये 2 PM का जो क्लास है MCQ क्लास रिगार्डिंग पेपर 1, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होते हैं थ्रू MCQs रिगार्डिंग पेपर 1। ओके, यस। सो देखते हैं टॉप 3 कमेंट्स क्या है। तो किस किस ने कमेंट किया? अच्छा कमेंट, इन्हें जो टॉप 3 कमेंट उनमें से चूज किए गए हैं वो पहला है एलिजा। एलिजा ने बोला है, फूल हो गुलाब जैसा, महल हो ताज जैसा, और जिंदगी के हर कदम पे टीचर हो आप जैसा। थैंक्स अ लॉट सर। सो थैंक यू एलिजा। तो इस तरह ये पहला कमेंट था, इन्हें टॉप फर्स्ट कमेंट था ना, टॉप 3 में से पहला कमेंट। तो इस तरह सेकंड किसका है? सेकंड है नीरज कुमार। उसे क्या कहा है? आई वेरी मच अप्रिशिएट द एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ द क्लास एंड कंटेंट डिलीवरी बाय यू थ्रू MCQ एंड PYQ। आई लव्ड इट, इट वाज एक्साइटिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस। दिस क्लास इज ग्रेट वे टू लर्न। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक्स टू फिलर फॉर्म। सो थैंक यू नीरज कुमार, वेलकम, है ना। सो हमारा काम है यही कि आपको हेल्प करना। ठीक है। सो इसी तरह थर्ड कमेंट किसका है? टॉप 3 कमेंट किसका है? वो है राबिया अंसारी। राबिया ने क्या बोला है? माशाल्लाह सर, बेहतरीन क्लास, आज की क्लास बेस्ट थी सर, आपके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक टॉपिक को आप डीपली समझाते हैं। थैंक यू सर जी, इतनी मेहनत करने के लिए हम सब लोगों के लिए। वेलकम राबिया। ठीक है। हाँ, तो आपने जो बातें बोली है थैंक यू, आपको ऐसा लगा तो बहुत थैंक यू। ठीक है। तो एलिजा के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि एलिजा ने बहुत अच्छी शायरी लिखी है, तो इसलिए ये टॉप फर्स्ट कमेंट आ गया है। ओके। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है। सो देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। यस। सो सब अपना थम्स अप दे दीजिएगा। यस, थम्स अप दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थोड़ा सा रुकते हैं, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। चलो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वापस आ जाओ। सो आर यू रेडी? यस। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट? मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट किस यूनिवर्सिटी ने पहले अडॉप्ट किया है? ठीक है। ए आसाम यूनिवर्सिटी, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, डी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो सब आंसर करो, हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट किसने पहले दिया है? किस यूनिवर्सिटी ने, किसने अडॉप्ट किया है?
चलो वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने पहले अडॉप्ट किया है मेटा यूनिवर्सिटी सिस्टम को, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मेटा यूनिवर्सिटी जो है, इसका कंसेप्ट जो है, मतलब क्या होता है मेटा यूनिवर्सिटी। ये वो मॉडल है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के दूर रहते हैं कई पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, तो उनके लिए एजुकेशन को आम करना, उनके लिए एजुकेशन बनाना, ठीक है, यानी उनके लिए एक्सेसिबल रहना एजुकेशन को, ठीक है, और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये एजुकेशन को पहुंचाना, स्पेशली हायर एजुकेशन की बात है, हायर एजुकेशन को उन तक पहुंचाना, ठीक है, थ्रू डिफरेंट वेज, लाइक थ्रू टेक्नोलॉजी, है ना, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उनके लिए कंटेंट को अवेलेबल करना या उनके डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज उन तक पहुंचाना, तो वो काम है मेटा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। सो मेटा यूनिवर्सिटी को पहले अडॉप्ट किया है किसने? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो। जिनका ठीक नहीं आ रहा है वो रिफ्रेश कर लो या अच्छे नेटवर्क जोन में रहो, वहां पे आपका जो नेटवर्क ठीक रहेगा और आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कौन सा इनमें से करेक्ट है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। थर्ड है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी और द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। फोर्थ है, द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और कोर्ट, ठीक है। सो आप ये 4 ऑप्शंस में देखना है कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। हाँ, इन्हें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। ए है 1, 2 एंड 4, बी है 1, 3 एंड 4, सी है 1, 2 एंड 3, डी है 1, 2, 3 एंड 4। तो आप सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यहां पे आपको कोड चूज करना है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाएंगे इसके स्टेटमेंट वो रिलेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, और फोर्थ नहीं है। फोर्थ क्या है वही देखते हैं। द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी और द कोर्ट। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चलाता है यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो उसको प्रेजेंट मतलब वहां पे मीटिंग को प्रेजेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, प्रेसिडेंट का वो काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो विजिटर रहता है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास पावर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमिटी को नॉमिनेट करता है या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को नॉमिनेट करता है। बट उसकी मतलब जो वो मीटिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है, या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो मीटिंग करते हैं, प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं उसमें होता है, ठीक है, उसका रोल ही नहीं होता उसमें कोई। ओके, बट उसको वो मतलब नॉमिनेट कर लेता है प्रेसिडेंट, ये काम होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल हैज बीन डिसबैंडेड इन 2013। यानी किसको बंद कर दिया गया 2013 में, ठीक है, किस काउंसिल को? ए, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, डीईसी जिसको बोलते हैं। बी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी जिसको बोलते हैं। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इनमें से आपको बताना है डिसबैंड किसको किया गया है, ठीक है। हाँ, 2013 में। सो सब आंसर करो। वेरी गुड। सो ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल।
यानी 2013 में डिसबैंड किया गया, बंद कर दिया गया किसको, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। सो चलते हैं बाकी जो चल रहे हैं, ठीक है, ये तो अभी चल रहे हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी नैक के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है। इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इट इज टास्क्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। थर्ड, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, इट हैज रीजनल ऑफिसेस। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नैक जिसने पढ़ा होगा अच्छे से तो वो अच्छे से कर पाएगा इसको, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 1 एंड 2। इसमें भी आपको कोड चूज करना था, 1, ये 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 4, 2 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 2। तो यानी इट इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसका खुद पावर्स है। तो इसका टास्क काम जो है वो है कि यानी इंस्टीट्यूशंस को, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज, उनको मतलब ग्रेड देना, ठीक है, यानी उनके असेसमेंट करना, कि यानी मूल्यांकन उनका करना और फिर उनको ग्रेड देना, ठीक है। तो ये काम है किसका, नैक का। ओके, यानी दिल्ली में नहीं है, इसका रीजनल ऑफिस नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके क्वेश्चन 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between two or more states falls under it is, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है वो डिसाइड कर लेते हैं डिस्प्यूट जो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे डिसाइड करता है, यानी किसके अंडर आ रहा है, ठीक है। ए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, बी, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, डी, रिट ज्यूरिसडिक्शन। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये किसके अंडर जा रहा है, ये जो डिस्प्यूट होता है दो स्टेट से, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स होते हैं वो किस के अंडर ले जाता है, उसको ले जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। There are 7 union territories in India, ठीक है। 2 union territories have legislative assemblies. Third है 1 union territory has a high court. Fourth है 1 union territory is the capital of 2 states. So आप सब आंसर करो, कौन कौन सा इनमें से करेक्ट है। यहाँ पे पूरे मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस वाला जो पॉलिसीज वाला जो सब यूनिट है हायर एजुकेशन का, उसको ज्यादा कवर किया जाता है यूजीसी, एनटीए, यूजीसी द्वारा, ठीक है। मतलब वो ज्यादा क्वेश्चंस बना लेते हैं हायर एजुकेशन में से, किससे, इस वाले पोर्शन से, जो पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड हायर मतलब जो गवर्नेंस है, पॉलिटी है, तो इसके रिलेटेड से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन इसी में से होते हैं और 2 क्वेश्चन बाकी डिफरेंट पार्ट से होते हैं। ओके, सो इसको आप अच्छा से स्ट्रांग बना लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या, यहाँ पे भी आपको कोड चूज करना था। तो ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी, वो जो नए बन गए जब से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बन गई है यूनियन टेरिटरी, तो वो 8 आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 2 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, बाकी तो ये सारे ठीक है।
तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज लिखना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ओके, सो सब फिर करेक्ट आ जाएंगे, वरना तो ये वाला नहीं आएगा, ये फिर आएगा 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आई होप आप करेक्ट कर लोगे इसको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सिग्नल क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है इनमें से? द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट interaction with the leaders of civil society, it provides policy and legislative inputs to the government of India। so आपको कोड चूज करना है, यहाँ पे आपको कोड चूज करके फिर आंसर करना है। ठीक है, ये वाले कोड चूज, A1, 2 and 3, B2, 3 and 4, C1, 3 and 4, D, 3 and 4। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में कौन सा इनमें से ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है? सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 3 and 4 इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, यानी इसमें इंटरेक्शन होती है लीडर्स जो होते हैं सिविल सोसाइटी के, वो इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, ऑडियंस के साथ। इसी तरह इसमें इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट पॉलिसीज, जो लेजिस्लेचर होता है ना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है उसको डिफरेंट पॉलिसीज या डिफरेंट लेजिस्लेशन उसको प्रोवाइड कर लेता है, यानी ये इनपुट बॉडी है एक। ठीक है, यस। सो आप इसको देखो अच्छे से, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, है ना। हाँ, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। ठीक है, सो ये आप देख लेना। सो ऐसे क्वेश्चन इसकी आप प्रिपरेशन कर लो। मतलब हायर एजुकेशन से मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, मतलब उसके 4-5 ऑप्शन आते हैं, 4-5 ऑप्शन में से उसमें से 2 या 3 ऑप्शन चूज करने होते हैं, यानी उसमें सिलेक्ट कोड आपको करना पड़ता है। ओके, सो आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लो। हायर एजुकेशन में से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। ओके, हार्डली एक क्वेश्चन आ जाता है जो मतलब जिसका एक ऑप्शन होगा, तो उस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा उसका आंसर, बाकी ऐसे ही आते हैं। ओके, सो आप अच्छे से तैयारी कर लो। सो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। In which of the following states the segment of population which is in majority enjoys the benefit of reservation of seats in the state assembly? यानी इनमें से कौन से सेगमेंट है पॉपुलेशन का, यानी पॉपुलेशन का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें मतलब बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट स्टेट असेंबली में। ठीक है, हाँ, मतलब बेनिफिट एक मिलता है, जो सीट्स की रिजर्वेशन होती है स्टेट असेंबली में उसका बेनिफिट उनको मिलता है, यानी किस पॉपुलेशन को? ए मेघालय एंड मिजोरम, यानी किस स्टेट को? ठीक है। बी आसाम एंड नागालैंड, सी मध्य प्रदेश एंड आसाम, डी राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। सो आप सब आंसर करो, देखो कौन सा आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसको। चलो करो आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, मेघालय एंड मिजोरम, यानी ये जो 2 स्टेट्स ऐसी जगह हैं मतलब वहां पे जो पॉपुलेशन होती है उनको मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलता है, मतलब उसका बेनिफिट मिलता है कहाँ पे? स्टेट असेंबली में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप?
यानी इनमें से कौन से वो तरीके हैं जिससे मिलेगा आपको इंडियन सिटीजनशिप? बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो यहाँ पे भी आपको कोड चूज करना है। कोड है ए 1 and 2, बी है 1 and 4, सी है 1, 2 and 3, डी है 1, 2, 3 and 4। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए सबों का, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है? 1, 2, 3 and 4, यानी ये सारे एक बंदे में होने चाहिए, एक इंडिविजुअल में होने चाहिए, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। यानी वो इंडिया में उसने बर्थ जन्म ले लिया होगा, है ना, वो डिसेंट होना चाहिए, वो नेचुरल मतलब यहीं का कल्चर उसका पता होना चाहिए, है ना, तो किसी के साथ मतलब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, किसी टेरिटरी किसी स्टेट के साथ बिलोंग होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए किसी स्टेट का, तो तब उसको मिलेगा क्या? इंडियन सिटीजनशिप। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? यूजीसी के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? एक होता है करेक्ट बताना, दूसरा यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1856 by an act of parliament. It is tasked with promoting and coordinating higher education. So it receives plan and non-plan funds from the central government. It receives funds from the state government in respect of state universities. So आप सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यानी आपको वो बताना है जो करेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, यानी इनको आप अच्छे से पढ़ लो, जो नैक है ना, नेशनल असेसमेंट एंड रेगुलेटरी काउंसिल, उसको भी अच्छे से पढ़ लो, यूजीसी जो है उसको भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, इसी तरह एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लो, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है, आरआई जो है ना, तो उनको भी आप पढ़ लो अच्छे से। ओके, AICTE को पढ़ लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है ना, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लो, इसके लिए रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आप इसको देखो, है ना। डी पार्ट क्या? इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, यानी स्टेट गवर्नमेंट से इनको फंड मिलता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, मतलब कोई फंड नहीं मिलता है यूजीसी को थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यस। सो बाकी जो तीन है वो है इसके लिए, यानी एस्टैब्लिश किया 1956 में ड्यू टू बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये प्रमोट करता है हायर एजुकेशन को, तो ये इसने रिसीव किया डिफरेंट प्लान नॉन प्लान फंड्स को फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिसीव करता है ये। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसके रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो गाइज, ये थे 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, और उसके बाद हम टॉप कमेंट्स देखते हैं। तो सब वीडियो को लाइक करो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करो, ठीक है, यस। सो टॉप जब तक आप लाइक और शेयर करोगे तब तक हम टॉप कमेंट्स देख लेंगे। तो ये है अतुल जायसवाल, उसने बोला है नाइस क्लास सर, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोगों के लिए, है ना। और प्रियंका जायसवाल ने बोला थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास सर। इस तरह परमेश्वरी जेंगल ने बोला वेरी नाइस सर एंड थैंक यू सो मच सर। इस तरह रचना जाट ने बोला वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सो मच सर। इस तरह अंजलि निषाद ने बोला अमेजिंग क्लास सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर डूइंग सो मच फॉर अस, थैंक यू सो मच सर। इस तरह अनुराधा कुमारी ने बोला है थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट पेपर as well as preparing the second paper, so amazing MCQ and we are happy that
वी गॉट योर यूट्यूब चैनल, थैंक यू ए लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो अनुराधा कुमारी थैंक यू। सो इस तरह काजल सिंह ने बोला वेरी नॉलेजेबल क्लास सर, थैंक यू सो मच। सो आयशा चौधरी ने बोला है थैंक यू सो मच सर जी, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। आज के टाइम में कोई किसी को फ्री एजुकेशन नहीं देता, बट सर आप हमें फ्री में पढ़ाते हो, वेलकम वेलकम वेलकम। तो इस तरह संजना शर्मा ने बोला है सर आपके पढ़ाने के टेक्निक से हमें बहुत इजी वे से समझ आ जाता है, ये क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो थैंक यू संजना शर्मा। इसी तरह कुछ और कमेंट्स है उनको हम ले लेंगे। फिरदौसी सना ने बोला है वेरी नाइस क्लास सर, मैं 17 में से रेगुलर क्लास करूंगी, थैंक यू सो मच सर, सो वेलकम। इस तरह सोनिका परिहार ने बोला है थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हो, हम ही सिर्फ नहीं आप भी हमारे साथ साथ मेहनत करते हो, इतनी क्वेश्चंस ढूंढ कर लाते हो, है ना, हमारे लिए और एक क्वेश्चन को इतना। फिर इसने और बोला है सो थैंक यू सोनिका परिहार। इस तरह एन के ट्यूटर बोल रहा है थैंक यू सर जी। इस तरह प्रियंका जायसवाल और बोल थैंक यू सर, मैं बुक से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, सारे क्लास फिलर फॉर्म का लेती हूँ और टाइम भी नहीं मिल पाता है बुक पढ़ने का, थैंक यू प्रियंका जायसवाल। इस तरह पूजा कुमारी बोल रही है सर आप बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल लाते हो, हमें बहुत हेल्प होती है, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी क्लास से, थैंक यू सो मच सर जी। इस तरह मोनू स्वामी बोलते हैं सर मेरा पिछला अटेम्प्ट फर्स्ट पेपर के कारण नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे फर्स्ट पेपर का नॉलेज नहीं था, आपकी क्लास की एमसीक्यू के बाद मैंने साथ साथ कवर किया, जिससे मेरा पहला पेपर सुधरा, अगर मेरा पेपर क्लियर होता तो इसमें आपका बहुत साथ होगा सर, थैंक सर। सो वेलकम ऑल, जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनको मैंने ले लिया है, ठीक है। सो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट लाओ, आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करो, सो मैं उनको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो गाइज जिन्होंने अभी तक भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और आप भी कमेंट करो, आपका नाम भी मैं प्रेजेंट करूंगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आपका प्यार बना रहना चाहिए, ठीक है, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये देखो और इसको आप आंसर करो। चलो अब बस बातें नहीं, अब आप इसका आंसर करो। कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट्स, यानी आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वहां पे आपको दो आर्गुमेंट्स है, तो उनको आप देखना कि कौन उनके साथ मिलता है, ठीक है, कौन सा आर्गुमेंट उसका साथ देता है। शुड इंडिया स्विच ओवर टू ए टू पार्टी सिस्टम, क्या इंडिया में टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए? आर्गुमेंट क्या, यस इट विल लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हाँ मतलब इससे गवर्नमेंट जो वो दंग रह जाएगी, ठीक है, हाँ। तो इस तरह सेकंड, नो इट विल लिमिट द चॉइस ऑफ वोटर्स, तो नहीं ये चॉइस ऑफ वोटर्स को लिमिट करेगा, तो इसमें आपको बताना है। अब ए ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, यानी पहला ही स्ट्रांग है, बी ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, क्या सेकंड ही स्ट्रांग है, सी है बोथ द आर्गुमेंट यानी दोनों स्ट्रांग है, डी है नाइदर ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रांग, इनमें से कोई स्ट्रांग नहीं है। सो आपको यहाँ पे बताना है, यानी जो आर्गुमेंट दो है उनमें से आपको बताना है कौन सा स्ट्रांग है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो, सब तुरंत आंसर होना चाहिए, वेरी गुड। आप ध्यान रखो, कंसंट्रेशन रखो क्वेश्चंस की तरफ, आप कमेंट की तरफ आप कंसंट्रेशन मत रखो। जिसका नाम आ गया है, जिसने अच्छा कमेंट किया था तो उसका आ गया है ना, टॉप कमेंट्स मैंने बोला, टॉप कमेंट्स में ले लूंगा, ओके। सो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बोथ द आर्गुमेंट्स आर स्ट्रांग, ठीक है, यानी दोनों इसमें स्ट्रांग है, यानी एक कह रहा है कि यानी मतलब जो गवर्नमेंट जो वो डंग रह जाएगी, यानी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह दूसरा भी क्या, नो मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चॉइस ऑफ वोटर जो है वो लिमिट में रहेगी, है ना, लिमिटेड रहेगी, महदूद रहेगी, ओके। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके, यानी दोनों स्ट्रांग है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 पे, इसको देखो और आंसर करो।
कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय टू, यहां पे भी दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है, शुड पर्सन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड बी बैन्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यानी जिनको क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यानी जिनके अगेंस्ट केस हुआ होगा, तो उनको मतलब इलेक्शन लड़ने की कोई मतलब परमिशन नहीं होनी चाहिए, यानी वो इलेक्शन में नहीं, मतलब असेंबली इलेक्शन या कोई पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो इसमें उनको इजाजत नहीं देना चाहिए। ओके, ये कह रहा है कि ये शुड पर्सन, जो उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनको हमें मतलब बैन करना चाहिए, क्या उनको हमें बैन करना चाहिए कि इलेक्शन के लिए। इसमें आर्गुमेंट क्या, यस इट विल डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे मतलब जो पॉलिटिक्स होगी वो डिक्रिमिनलाइज होगी, यहाँ पे फिर कोई क्राइम नहीं करेगा, है ना, जो भी मतलब नेता होगा वो फिर क्राइम नहीं करेगा। सेकंड है, नो इट विल एनकरेज द रूलिंग पार्टी टू फाइल फ्राइवोलस केसेस अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, तो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी होगी तो वो अगेंस्ट हो जाएगी अपोनेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने दोनों में से कौन सा इसके साथ रिलेटेड है। ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, बोथ द आर्गुमेंट इज स्ट्रांग, डी नाइदर ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रांग, कोई नहीं है इसमें से रिलेटेड उसके साथ, ठीक है। तो ये आपको बताना है। सब बताओ, सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या, ऑनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, यानी पहला ही स्ट्रांग है इसके रिलेटेड, यानी ठीक है, कि कह रहा है कि यानी अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, कंट्री ऐसे करेगी, जो गवर्नमेंट होगी वैसे करेगी, यानी जिन्होंने क्रिमिनल मतलब कोई काम किया होगा, ठीक है, हाँ, तो जिसके अगेंस्ट कोई केस होगा तो उसको हमें क्या करना होगा, जो इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए उसको बैन करना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो पॉलिटिक्स वो डिक्रिमिनलाइज होगी, वहां पे फिर कोई क्राइम नहीं करेगा। ओके, यस। सो ये वाला स्ट्रांग ऑप्शन है इसके रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जो होता है उसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो ऑफिस को संभाल सकता है जब मतलब प्रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। ही कैन बी सस्पेंडेड पेंडिंग एन इंक्वायरी, उसको मतलब अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग होगी तो उसको सस्पेंड किया जाए। ही कैन बी रिमूव फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो उसको रिमूव करना चाहिए जब वो मिसबिहेवियर दिखाएगा या उसमें कोई क्षमता नहीं होगी काम करने का। ओके, तो उसको रिमूव करना होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिलेटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलो सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 1 and 4। 1 and 1 क्या है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। 4 है, उसको हमें मतलब उसको निकालना होगा उस वक्त जब वो कोई मिसबिहेवियर करेगा, ठीक है, गलती कोई करेगा या उसमें क्षमता नहीं, काम करने की कुव्वत ही नहीं होगा। ओके, तो उस वक्त हमें उसको निकालना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसके रिलेटेड है सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो ये दो नहीं है। ओके, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट, ही कैन बी सस्पेंडेड पेंडिंग एन इंक्वायरी, तो ऐसे ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, तो ये दो ऑप्शन इसके रिलेटेड स्ट्रॉन्ग करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कम्स नेक्स्ट ओनली टू, यानी जब कोई वारंट निकालनी होगी तो उस वक्त जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है तो वो किसके बाद में आता है, कम्स नेक्स्ट ओनली टू, यानी किसके बाद में आता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो सब आंसर करो।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, कह रहा है कि इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर हम मतलब इंपॉर्टेंस देखें कि वारंट्स में से यानी कोई वारंट निकला होगा तो स्पीकर किसके बाद में आता है, यानी इंपॉर्टेंस किसके बाद में इसको दी जाती है, ठीक है, वो दी जाती है द प्राइम मिनिस्टर के बाद। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है उससे पहले आ जाता है द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन 15, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is not a measure of human development index? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इनमें से किससे मेजर नहीं किया जाता है, और किससे मेजर किया जाता है वो आ जाएंगे, और जिससे मेजर नहीं किया जाता वो इसका आंसर आएगा नॉट अ मेजर ऑफ। ठीक है, लिटरेसी रेट, ग्रास एनरोलमेंट, सी सेक्स रेशो, डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो सब आंसर करो। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये देखो, ये नॉलेज लेवल के क्वेश्चन सारे जो मैंने आज करवाए थे क्वेश्चंस, वो सारे नॉलेज लेवल के होंगे। जितने आपने नॉलेज अभी तक हासिल किया उसके रिलेटेड थे क्वेश्चंस, है ना। यस, तो सब आंसर करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट सेक्स रेशो। सेक्स रेशो से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। हम करते हैं इन तीनों से, लाइफ लिटरेसी रेट, ग्रास एनरोलमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सेक्स रेशो जो होता है इससे हम मेजर नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये कंपोजिट स्टैटिस्टिक होता है लाइफ, इसमें क्या किस किस से करते हैं हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है, मतलब किसने कितने उम्र निकाली है, ठीक है, किसकी कितनी एज है। तो एजुकेशन से, पर कैपिटा इनकम से, है ना। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो इसको हम यूज करते हैं मतलब कंट्री को मतलब रैंक देने के लिए, ठीक है, कंट्री किस लेवल पे डेवलप्ड है। ओके, 4 टायर्स है किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। सो हम बोलते हैं यहाँ पे कि कंट्री किस नंबर पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, है ना। फॉर एग्जांपल लाइफ स्पैन कितना है कंट्री में लोगों का, एजुकेशन लेवल कितना हाई है, ठीक है, जीडीपी कितना है, ग्रास डेवलपमेंट है ना, पर कैपिटा इनकम, तो वो हम देखते हैं कितना हाई है। इस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको डेवलप किया पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, ये ध्यान रखना। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको डेवलप किसने किया है, इस वाले बंदे ने इसको डेवलप, ये आप नोट डाउन करके रखना, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक। तो इसी तरह एज पर 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक 129 आउट ऑफ 189, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गए हैं 189 कंट्रीज में से 129 की रैंक आ गई। ओके, सो ये ध्यान में रखें। कंट्रीज विद स्कोर ऑफ 0.647, यानी 129 कंट्रीज का जो रैंक आ गया है उनका जो स्कोर था वो था 0.647। बाकी जो लेफ्ट कंट्रीज रही उनका HDI नहीं मिला, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनको नहीं मिला। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस आफ्टर, यानी इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स किस कंट्री के बाद में, द यूके, द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो आप आंसर करो सब। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो। यानी इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में किस कंट्री के बाद में, ठीक है, पहले किस कंट्री में सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। वेरी गुड, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, यूएसए, यानी यूएसए को पहले नंबर पे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स किसके हैं, इंडिया के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो इसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो हर एक ऑफिसर जो होता है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कॉलोनल जो होते हैं, उनका मतलब रोल क्या रहता है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में, तो वो आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे आ गए अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या ये करेक्ट नहीं है क्या? सेकंड है, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। थर्ड है, he has the right to take part in the proceedings of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. He has a fixed tenure. So आप सब आंसर करो। आपको कोड चूज करना है। यहाँ पे कोड क्या है? A है 1 and 4, B है 2, 3 and 4, C है 3 and 4, D है 3 only. So आप सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है ना। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या है? 1 and 4 अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, ठीक है, बाकी करेक्ट है। यानी 2 and 3 जो करेक्ट है, 1 and 4 करेक्ट नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है उस शख्स को, ठीक है, जो क्वालिफाई करता होगा, ठीक है, किसमें? जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसको अटॉर्नी जनरल नहीं बनाता है प्रेसिडेंट। ओके, ये ध्यान में रखना। सेकंड यानी फोर्थ का, ही हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, इसका फिक्स्ड टेन्योर होता है, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों गलत है, 2 करेक्ट है, 2 and 3 वो करेक्ट है। ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में जा सकता है कंट्री में, ठीक है, तो वहां से उसका राइट है स्पीच करने का, डिसीजन लेने का। ओके, इस तरह ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी वो हिस्सा ले सकता है किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में जो डिसीजन होगा अटॉर्नी जनरल वहां पे अटेंड कर सकता है। ओके, सो पहला और फोर्थ जो है वो नहीं आएगा इसके रिलेटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो आंसर करो। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स इज, यानी वैल्यू एजुकेशन जो का जो एम है, हम उसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स में क्या इनकलकेट करना, ठीक है, हाँ, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना, स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए, तो वो कौन सा मतलब क्या एम रहता है वैल्यू एजुकेशन का रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ए द मॉरल वैल्यूज, बी द सोशल वैल्यूज, सी द पॉलिटिकल वैल्यूज, डी द इकोनॉमिक वैल्यूज। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको बहुत टाइम दोहराया गया है। 2002 ऐसा कुछ है, 2003 है, 2005, 2006 बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इसको आप रट लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं पेपर 1 के जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ, इसलिए मैं मतलब PYQ सबसे ज्यादा करवाता हूं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट के द मॉरल वैल्यूज, ठीक है, यानी वैल्यू एजुकेशन का जो एम रहता है कि स्टूडेंट्स में क्या डेवलप होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डेवलप होने चाहिए मॉरल वैल्यूज, यानी मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, सोसाइटी में कैसे चलना है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, हाँ, तो ये सारे मॉरल वैल्यूज जो है, यानी बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, छोटों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, तो ये सारे मॉरल वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए एक स्टूडेंट में। ओके, तो ये भी है मतलब कि यानी जो गुस्से में होगा उसके साथ कैसे बात करेंगे, है ना, गुस्सा करना होगा या नहीं करना होगा, ठीक है, तो ये कुछ मॉरल वैल्यूज है जिनको हमें डेवलप करना है अपने आप में, एक स्टूडेंट को अपने आप में ही डेवलप करने होंगे वो, ठीक है। सो यही है एम वैल्यू एजुकेशन का भी। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखो आंसर करो। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जो यूजीसी है उसके रीजनल ऑफिस आपको बताने हैं कितने हैं। ए 10, B 7, C 8, D 9। तो सब आंसर करो। कितने रीजनल ऑफिस है यूजीसी के? पहले यहां पे क्वेश्चन बन गए रीजनल ऑफिस है यूजीसी के,
फिर कितने हैं वो आपको बताने हैं, और कहाँ कहाँ पे है वो देखते हैं अगर क्वेश्चन होगा कोई, है ना। यस, पहले आप बताओ कितने हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बी पार्ट है ना, बी पार्ट इसका आंसर है। 7 रीजनल ऑफिस है किसके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। थोड़ा सा देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंडिया की जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसके अपने मतलब लॉज होते हैं, है ना, वो फिर अप्लाई कर देता है इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसको सेटअप किया गया है, पहले बनाया गया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है, यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। और क्या करता है ये, इसको कौन कौन सी पावर्स है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कोऑर्डिनेशन बना के रखना किन के साथ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, और उनको मतलब उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, वो किसका काम है, यूजीसी का। ओके, सो ये रिकॉग्निशन देता है किनको, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को, और इसी तरह ये डिफरेंट फंड्स प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, और कॉलेजेस को। सो इसके हेडक्वार्टर आता है, पहला मतलब हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, तो वो एक रीजनल ऑफिस बन गया है। तो इसी तरह मतलब हम बोलेंगे 7 है विद इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर, एक है दिल्ली में, दूसरा है प्यून में, तीसरा है भोपाल, चौथा कलकत्ता, 5th है हैदराबाद, 6th है गुवाहाटी, एंड 7th है बेंगलोर। ओके, सो बेंगलोर जो है ये आप देखो इसको, ठीक है, ये कुछ इसके रीजनल ऑफिस है, इनको आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको लिख सकते हैं। ओके, यस, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो थोड़ा सा और देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे है ये कुछ मतलब 4 है यहाँ पे, है ना। साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है हैदराबाद में, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है प्यून में, है ना, सेंट्रल रीजनल ऑफिस है भोपाल में, नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। इस तरह और एक है, और 3 है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है, तो वो है गुवाहाटी, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु, ठीक है, हाँ भोपाल में भी है। सो ये अगर आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, ये यहाँ पे दिया गया है एक वेबसाइट, इस पे आप जाओ, यहाँ पे पूरा ये https है ना www.ugc.ac.in/page/regional-offices.aspx, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आप इनके बारे में जान सकते हैं। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन, आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो इनके बारे में जान सकते हो आप अगर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, ये वाली वेबसाइट जो है। सो गाइस ये रहा आज के एमसीक्यू सीरीज पीवाईक्यूज का लास्ट एमसीक्यू। सो इसको पढ़ो और आंसर करो। 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 1 रुपी नोट जो होता है, करेंसी नोट जो होता है ना, उस पे किसका सिग्नेचर होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनमें से आपको बताने किसका सिग्नेचर होता है उस पे। चलो वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, यस, सब आंसर करो, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, इसको आएगा फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इस पे सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका सिग्नेचर होता है उस पे। ओके,
सो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे होता है डी पार्ट, इसका आंसर आएगा। ओके, सो बाय मिस्टेक इसको मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो इसका आएगा फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज इसको करेक्ट करना आप। सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अंडर सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। आरबीआई सारे नोट्स को, जो सारे मतलब करेंसी होती है उनको पहुंचा देता है, उनका साइन होता है ना आरबीआई के गवर्नर का। बट 1 रुपी नोट का जो साइन होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर निकलता है, तो वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। सो ये ध्यान में रखना आप, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सिग्नेचर होता है। इसको आप डी लिखना यहाँ पे। ओके, सो यानी उस पे सिग्नेचर होता है किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी जो नोट्स करेंसी होते हैं उस पे होते हैं सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, सो इसी तरह इस यानी जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट है ना। इट कंटेन्स द वर्ड्स भारत सरकार, इसमें क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? भारत सरकार अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन होता है उसमें ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। द न्यूली प्रिंटेड नोटिस वायर फर्स्ट रिलीज ऑन 5 मार्च 15। जो न्यूली मतलब जो करेंसीज थे वो निकल मतलब उनको रिलीज किया गया 5 मार्च 15 में एट श्रीनाथ जी टेम्पल राजस्थान बाय राजू महर्षि फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, तो यानी पहले मतलब उस 5 मार्च 2015 में श्रीनाथ जी टेम्पल राजस्थान में इसको रिलीज किया गया है ना। जो न्यूली 1 रुपी नोट था वो किसने किया था? वहां पे जिस फाइनेंस सेक्रेटरी था जिसका नाम था राजू महर्षि। ठीक है, सो वंस अगेन आरबीआई डिसाइडेड टू इशू दीज नोट्स एज पर पब्लिकेशन द ऑफिस गजेट दैट इज 7 फरवरी 2020। सो आरबीआई इनको दोबारा किया था इनको इशू कब? 7 फरवरी 2020 में। ओके, सो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। आई होप यू गॉट इट। सो ये है गिव अवे, आप फ्री स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं है ना 22 मई को। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्मार्ट वॉच आप जीत सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इसका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस आप अपने नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? एमसीक्यूज या जो भी आपको कंटेंट मिलता है प्लेटफॉर्म से, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आप फीडबैक दे दीजिए कमेंट में। सो जो टॉप कमेंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर लूंगा, किस किस का टॉप कमेंट रहा। कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे आप कमेंट कर लो। ओके, सो कैसा रहा आपको एमसीक्यू सीरीज उसमें आपको बताना है। ठीक है, सो गाइस ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास पेपर 1 के लिए, इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म जेआरएफ अचीवर्स और ये नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके, सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट में लिख लो। ठीक है, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो लाइक भी करो सब। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।